हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट 2 खत्म कर चुके थे हम। आज पार्ट 3 है और आज ये चैप्टर भी हमारा एंड तक खत्म हो जाएगा। तो इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पार्ट 1 के अंदर हमने देखा पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं। पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने देखा एक्सेसिव जो एक्सप्लॉइटेशन होता है नेचुरल रिसोर्स का, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग देखा हमने, सॉइल इरोजन देखा, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये सारी चीज देखी हमने। पार्ट 3 के अंदर हमारा जो पूरा का पूरा चैप्टर रूट करेगा वो करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते किसको हैं, तो ध्यान से समझना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब फ्यूचर जनरेशन की जो एबिलिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आज रिसोर्स का इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे कि जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है, उस तक ये रिसोर्स पहुंचे ही ना। टू मीट देयर ओन नीड, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, expanding cities, use of technology, disappearance of forest, shrinking natural habitat in last few decades have seen the emerging of debate over the development that it is also sustainable। तो मतलब ये प्रॉब्लम है कि क्या आज हम जो डेवलप कर रहे हैं उससे हमें एक्चुअली में नियर फ्यूचर फायदा होगा या फिर यही हमारे विनाश का कारण भी बनेगा। ऑन द वन हैंड देयर आर दोज हु आर्ग्यू दैट अर्बनाइजेशन, कॉन्क्रीट बिल्डिंग, सीमेंटेड बिल्डिंग जो बनती है, एंड एक्सपेंडिंग रोडवे, बहुत ज़्यादा रोड बन रही है, क्लास हाईवे बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। पैरामीटर्स फॉर द डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट के पैरामीटर्स हैं, मतलब जितना ज़्यादा ये सब चीज़ बन रहा है इसका मतलब उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। ऑन द अदर हैंड द ग्रुप दैट इज आर्ग्यू दैट दिस एक्सपेंशन ऑल्सो लीड्स टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। यानी यही जो एक्सपेंशन है, यही डेवलपमेंट जो है, यही मशीन, यही टेक्नोलॉजी, यही रेडिएशंस जो है हमारे मौत का कारण भी बनेंगे, राइट। तो दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि आप डेवलप करो लेकिन इस तरीके से करो कि आपका नेचुरल हैबिटेट जो है उसे नुकसान ना हो, किसी प्रजाति का डिसअपियरेंस ना हो, नेचुरली जो रिसोर्स हैं उनका मतलब कि बहुत ज़्यादा उनको डिप्लीट ना करें, वेस्ट ना करें, आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी छोड़ दें। पेट्रोल तो हमने खत्म ही कर दिया है क्लास, लगभग 10-15 साल बाद या लगभग क्लास 20 साल बाद पेट्रोल का नामो निशान नहीं रहेगा, किसी को पता भी नहीं रहेगा पेट्रोल जैसी क्या चीज़ें हैं। इसी तरीके से क्लास हम शुद्ध हवा खराब कर चुके हैं, पानी जो है शुद्ध पानी वो खराब कर चुके हैं। इस तरीके से हम इसे क्लास रहने की जगह जो है, जो नेचुरल हैबिटेट है हमारा, उसे हम वेस्ट कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहता है कि यार आप ग्रोथ करो, तरक्की करो, आगे बढ़ो, लेकिन हमारी जो फ्यूचर की जनरेशन है उसको कॉम्प्रोमाइज मत करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द बैलेंस बिटवीन दीज टू थॉट प्रोसेस। तरक्की भी करना है, रिसोर्स को मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेस को बचाना भी है, इन दोनों के बीच में बैलेंस करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि कुछ गोल बनाए गए हैं, क्लास एसडीजीज बोलते हैं इसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये वो गोल है जहां पे 17 ग्लोबल गोल है, यानी कि बहुत सारी कंट्री, एक ट्रीटी है, एक समझौता है, जहां बहुत, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ना, वैसे ही क्लास एक ट्रीटी है जहां बहुत सारे कंट्री मिलके डिसीजन लेते हैं कि हमें इस गोल को अचीव करना है। दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यूनाइटेड नेशन ने 25 सितंबर 2015 को सेट किया न्यूयॉर्क में, जहां पे इन्होंने 193 कंट्री से साइन कराए, उन लोगों ने अग्री किया कि हाँ हम इसमें जो गोल्स हैं उनको फॉलो करेंगे। इंडिया भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फॉलो करता, उसी का एक पार्ट है, 193 में इंडिया भी था। तो यूनाइटेड नेशन ने 17 गोल बनाए कि भाई ये 17 गोल है जिन्हें हमें 2030 तक किसी भी कीमत में अचीव करना है, और 169 बनाए टारगेट्स। ये ऐसे टारगेट है जिनको क्लास मेंबर कंट्री को अचीव करना है क्लास 2030 तक। तो जैसे वो गोल कौन कौन से हैं, सोशल भी है, इकोनॉमिकल भी है और इन्वायरमेंटल भी है। कहने का मतलब हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, सोशली इक्वालिटी लेके आएंगे, और मनी मैटर यानी कि इकोनॉमिकल भी। कुछ गोल हैं जैसे जीरो हंगर, हमारे देश में कोई भुखमरी नहीं होगी, नो पॉवर्टी, कोई गरीबी नहीं होगी, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, जेंडर इक्वालिटी रहेगी, क्लीन वाटर रहेगा, क्लाइमेट एक्शन यानी क्लाइमेट में जो चेंज आ रहा है, दिन ब दिन गर्मी बढ़ रही है, उस पर हम एक्शन लेंगे। और दूसरा है क्लास रिड्यूस इनइक्वालिटी, जिस भी तरीके का भेदभाव है कंट्री के अंदर, किसी भी तरीके से जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, उसको हम कहीं ना कहीं खत्म करेंगे। तो ये चीज आप देखोगे तो ये जो क्वालिटी एजुकेशन है इसके लिए भी काम किया जा रहा है। और जो जेंडर इक्वालिटी, धीरे धीरे क्लास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आंदोलन, या फिर
लड़कियों के लिए जो है स्कॉलरशिप देना, छोटे छोटे बच्चों को क्लास एजुकेशन देने के लिए प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें। इवन हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी काफ़ी हद तक इस चीज़ को इंप्रूवमेंट लाता है कि भाई किस तरीके से केस बेस्ड क्वेश्चन धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एग्जामिनेशन को थोड़ा सा सब्जेक्टिव थोड़ा ऑब्जेक्टिव पैटर्न में लाया जा रहा है। इसके अलावा क्लास की 9th क्लास से ही बच्चा कॉमर्स साइंस आर्ट्स में अपना ले सकेगा। छोटे छोटे बच्चों को कोडिंग सिखाया जा रहा है। और आपके एग्जामिनेशन में से इकोनॉमिक्स में देखो कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिनकी आई होप आप अपने केस बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, जो मेंटल एबिलिटी को बढ़ाएगा, जो एक तरीके से क्लास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करो। मेरी तरफ से क्लास सिलेबस बहुत जल्दी एंड हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का मैंने ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म करा दिया। इसके बाद एक आखिरी चैप्टर बचेगा, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया चाइना पाकिस्तान। तो उसको बहुत अच्छे से समझ लेना और खुद की एक प्रैक्टिस, कोई भी सैंपल पेपर उठाओ। जो बेस्ट सैंपल पेपर है क्लास में आपको बता देता हूं, जो अपना बेस्ट सैंपल पेपर मैंने देखा, ओसवाल गुरुकुल का ये जो बेस्ट सैंपल पेपर है ओसवाल पब्लिकेशंस का, इसके अंदर 36 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास सैंपल पेपर है। कॉमर्स के बच्चों के लिए एक ही बुक है, इसी से पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो इको हो, चाहे वो बीएसटी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है, सबके क्लास 5-5, 7-7 सैंपल पेपर हैं। और इवन इको का जो पूरा का पूरा इको का, इसके अंदर 7 सैंपल पेपर है। आप इस बुक को खरीद के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आप बना सकते हो इसके अंदर, और क्लास एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यही क्वालिटी एजुकेशन जो है एक तरीके से ये पर्पस है। ये लिंक जो है बेटा मैं बुक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस लिंक से आज ही आप बुक खरीद लो और अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करना चालू कर दो। क्योंकि सैंपल पेपर अगर साथ साथ बनाते रहोगे, और मैं पढ़ा रहा हूँ सैंपल पेपर बना रहे हो, तो अल्टीमेटली आपकी दोनों तैयारी हो जा रही है। काफी टाइम है एग्जामिनेशन के लिए अभी, तो अगर अभी से स्टार्ट करोगे तो क्लास सारे के सारे सब्जेक्ट के आराम से बना लोगे। ओके, चलो तो हम बात कर रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम की। चलो देखो, हमने पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाँ एक्चुअली में ये जरूरी है, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, आगे आने वाली पीढ़ी है, हमें उनके लिए कुछ छोड़ के जाना है, कुछ बचा के जाना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो बिल्कुल जरूरी है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम क्या है? एम क्या है? द सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। भाई रिसोर्सेज को इस तरीके से वेस्ट ना करो, अच्छे से यूज करो, ताकि वो फ्यूचर की नीड और आज की नीड दोनों को पूरा कर सके विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। भैया हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको डैमेज किए बिना ही, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको डैमेज किए बिना ही क्लास फायदा पहुंचा सके हमें और हमारी आगे वाली जनरेशन को। टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू लाइफ सपोर्ट सिस्टम। देखो ये सराउंडिंग, ये इन्वायरमेंट हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। हमारे इन्वायरमेंट से किसी एक प्रजाति का भी लुप्त हो जाना हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। आए दिन जो बिन मौसम बरसात हो रहा है, जहां मौसम नहीं है वहां बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं, ये सभी कहीं ना कहीं कारण है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम यही है कि हमें डैमेज नहीं करना, अपने लाइफ सपोर्ट सिस्टम को कंजर्व करना है, नर्चर करना है द बायोडाइवर्सिटी, हर एक प्रजाति को हमें बचा के चलना है लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी के लिए। लैंड डिग्रेडेशन नहीं होने देना है, सॉइल इरोजन नहीं होने देना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज नहीं करना है, वाटर का हमें वेस्टेज नहीं करना है, हम लोगों को सोलर एनर्जी का यूज करना चाहिए। ये सब क्लास आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम के अंदर आते हैं। स्ट्रेटजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी क्या क्या है? तो पहला स्ट्रेटजी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट सजेस्ट टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। अब ये मत बोलना सर हम गाड़ी यूज करना छोड़ दें, पॉल्यूशन होता है तो एसी यूज करना छोड़ दें, रेफ्रिजरेटर को यूज करना छोड़ दे, हम घर में अंधेरे में रहने लगे। ऐसा नहीं कहता बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं है कि आपको डेवलप नहीं करना है, इसका ये सजेस्ट है, ये कहता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन अ मैनर सच दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज सस्टेन एंड आवर फ्यूचर जनरेशन इज आल्सो नॉट सफर। तो भैया हम तरक्की करें लेकिन हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है ना, वो भी, उनको भी नुकसान ना हो, वो भी क्लास आगे आने वाले टाइम में अच्छी हवा अच्छा पानी पी सकें, वो भी अच्छे से रह सके। ये नहीं कि आप 20 साल 30 साल बाद टेम्परेचर 55-60 डिग्री पहुंच जाए और बेचारे गर्मी में बाहर भी ना निकल पाएं, ऐसी स्थिति जो है वो ना पैदा हो। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी। इस तरीके से नहीं है कि भैया हम ग्रोथ करेंगे ही नहीं, हम बिल्कुल पैदल ही जाएंगे, इस तरीके से नहीं है। दीज आर द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करो। बेसिकली कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? कन्वेंशनल मतलब जो पहले से चली आ रही हैं, बहुत पुराने काल से चली हुई आ रही हैं, जैसे कोयला जलाना, लकड़ियां जलाना, है ना, काऊ डंग का इस्तेमाल करना, ये सब जो है वो नॉन मतलब कि वो एक तरीके से कन्वेंशनल है। लेकिन हमें कन्वेंशनल यूज नहीं करना, हमें नॉन कन्वेंशनल यूज करना है। हमें विंड एनर्जी यूज करना है, हमें सोलर एनर्जी का यूज करना चाहिए, राइट? हमें एलपीजी यूज करना है। दीज आर द क्लास न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रेदर देन कि हम पुराने सोर्सेज को कोयला जला रहे हैं, इस तरीके से नहीं।
Conventional source of energy are the natural energy resources which are regularly used many years. कई सालों से वही इस्तेमाल किया जा रहा है for the heat, light, food, electricity. The energy sources include firewood, fossil fuel वही जो कोयला वगैरह है, cow dung हो गया etc. These fossil fuel are coal, oil, petroleum एंड नेचुरल गैस, इनको जलाया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. द मेन डिसएडवांटेज, क्यों नहीं यूज करना चाहिए कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को, क्योंकि इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब ये जलता है तो पॉल्यूशन रिलीज होता है. कोयला जलाओ, देखो कैसे धुआं निकलता है, कार्बन रिलीज होता है. और द बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल रिजल्ट एयर पॉल्यूशन एंड कैन अवॉइडेड बाय यूजिंग द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज. तो अगर हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स यूज करें तो उसे अवॉइड कर सकते हैं. द एनर्जी डिराइव फ्रॉम विंड, टाइड, सन, जियोथर्मल, हीट, बायोमास, इस टर्म्स आर नॉन टर्म एज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. ये सारे के सारे रिन्यूएबल है, जिनको खत्म होने का कोई डर नहीं है, इको फ्रेंडली है. सनलाइट है, खत्म थोड़ी हो जाएगा क्लास अगर आप सनलाइट यूज करते हो. विंड पावर है, सोलर रेज है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता है पहली बात तो. और दूसरी बात, ये खत्म होने का भी डर नहीं है, इसे दोबारा बनाया जा सकता है, मतलब ये डिप्लीट नहीं होता है. तो हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करना चाहिए. क्लीनर फ्यूल यूज करना चाहिए, लाइक सीएनजी, एलपीजी, गोबर गैस, इनका यूज होना चाहिए रेदर देन कि हम कोयला, पेट्रोल यूज करें. इन रूरल एरिया हाउसहोल्ड जनरली यूज woods, cow dung and other biomass fuel. It leads to deforestation, जिसकी वजह से वो जंगल काटते हैं लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए, जिससे एयर पॉल्यूशन भी होता है और क्लास जो लैंड है उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है, डिग्रेडेशन होता है. गोबर गैस एंड एलपीजी इज प्रमोटेड टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. तो गोबर गैस, एलपीजी को प्रमोट करना चाहिए. इवन सरकार ने उज्ज्वला योजना स्कीम बनाई और इस साल तो उसका बजट भी बढ़ा दिया गया है फरवरी में निर्मला सीतारमन ने, कि भैया अर्बन एरिया में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ क्लास लोग जो है प्रॉपर तरीके से चीज़ों को यूज़ नहीं करते. तो इसलिए कहता है अर्बन एरिया में भी सीएनजी को प्रमोट किया जाता है. क्लास जो कंप्रेस नेचुरल गैस है, लो प्राइस है और क्लास कार्बन एमिशन भी जो इसके अंदर है वो बहुत कम होता है. राइट. तो उज्ज्वला स्कीम के तहत गांव-गांव में महिलाओं को चूल्हा दिया जाएगा, गैस सिलेंडर दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्लास वो उनको भी दिक्कत नहीं होगी. वो भी बेचारी फूंकती रहती हैं खाना बनाते वक्त धुआं. आपके पता है गांव में आपकी मदर, ग्रैंड मदर ने कितना सर्वाइव किया है. तो इस चीज़ से क्लास क्या होगा, उनको भी रिलीफ मिलेगा, उनकी बॉडी को, उनके फेफड़ों में क्लास वो धुआं नहीं जाएगा. और दूसरी बात, एलपीजी क्लास हमारा एनवायरनमेंट को भी डिग्रेड नहीं करेगा. ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट करना होगा भाई. घबराओ मत, जो ये नोट्स हैं ये आपको एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा. और जो ये कंप्लीट नोट्स हैं फ्री हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि है हमारा 2021-22 सुनील पांडा के नाम से, वहाँ पे आपको मिल जाएगा. ठीक है. तो ये प्लीज़ एसपीसीसी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना. मेरे सारे नोट्स वहाँ पे मिलते ही मिलते हैं फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर. Excessive use of chemical fertilizer, insecticides and pesticide has raised the crop but at cost of soil fertility. भाई ध्यान से समझना, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि किस तरीके से फसल अच्छी हो, पौधा जो है वो बढ़े, पर हम ये भूल जाते हैं कि जो केमिकल हम छिड़कते हैं पौधों को बढ़ाने के लिए, वो कहीं ना कहीं क्लास सॉइल की फर्टिलिटी को चैलेंज कर देता है, बट एट लो कॉस्ट, विच मीन्स लॉस ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन. दीज केमिकल आर ऑल्सो मूव्स इनटू रिवर एंड कनाल विच लीड्स टू वाटर pollution. People eat those vegetables and suffer from various diseases. Farmers should switch over the organic farming which focuses soil health rather than the plant health. यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करना चाहिए, नेचुरल तरीके से हमें अनाज उगाना चाहिए, सब्जियां नेचुरल तरीके से उगानी चाहिए, ताकि जो केमिकल है वो ना ज़्यादा रिलीज हो और हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज ना पहुंचे. उससे सब्जियां टेस्टी और हेल्दी दोनों रहती हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग अवॉइड द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स. इट रिले अपॉन द क्रॉप रोटेशन. ये एक प्लानिंग होती है क्रॉप को रोटेट करने की. एनिमल मैन्योर जो डंग होता है उससे नेचुरल खाद दिया जाता है रेदर देन कि उसको केमिकल दे रहे हैं. और ये हमेशा बात करता है सॉइल हेल्थ की, कि भैया मट्टी की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए. लेकिन केमिकल क्या कहता है, भैया पौधे की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, भले मट्टी 10 साल बाद वेस्ट हो जाए, उसमें अनाज उगे ही ना. तो इसीलिए क्लास हमें ऐसा करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज़ करना चाहिए. फार्मिंग विदाउट पेस्टिसाइड इज ऑल्सो बेटर फॉर जो बर्ड्स है, नियर बाई बर्ड है, एनिमल है, इवन आप खुद जो उसके लैंड के फार्म के आसपास रहते हो, उस केमिकल से उनको भी नई नई बीमारियां फैलती हैं, उनको भी नुकसान होता है, वो भी जहर होता है, जानवर मर जाते हैं, पंछियां मर जाती हैं. तो इससे ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो उनको नुकसान नहीं होगा और क्लास आपकी फसल टेस्टी हेल्दी रहेगा, उसकी ज़्यादा प्राइस भी आप चार्ज कर सकते हो.
अगला है मिनी हाइडल प्लांट। देखो जो बेसिकली पहाड़ी क्षेत्र होता है ना, देखो ये हिली एरिया, माउंटेन एरिया, यहाँ पे ना ऐसा प्लेन जमीन नहीं होती जहाँ पे बड़े बड़े टावर, ट्रांसमिशन टावर जो होते हैं ना बिजली पास करने के लिए तार वार से लगा के, वो नहीं बनाए जा सकते। तो ये कहते हैं मिनी हाइडल प्लांट बनाएंगे जहाँ पे जो पानी की बहाव का यूज करेंगे बिजली को बनाने के लिए। इन माउंटेन रीजन स्ट्रीम्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर, मिनी हाइडल प्लांट आर यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। जिससे क्लास ये जो हमारा पहाड़ है ना, ये पूरा का पूरा ग्रीनरी, हमारा नेचुरल हैबिटेट, ये वेस्ट ना हो। अगर पहाड़ों पे भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री बड़ी बड़ी, आपने देखा होगा कि पहाड़ों पे बड़े बड़े बिजनेस अलाउ नहीं होते, पहाड़ों पे आप बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं खरीद सकते। जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो पहाड़ों पे अपना बिजनेस नहीं कर पाते, कुछ को ही बस परमिशन मिलती है कि भाई पहाड़ जो है अपने नेचुरल चीज़ों के लिए फेमस है, लोग आते हैं, इसको भी वैसे ही बना दिया जाएगा बिजनेस पर्पज से भैया, तो फिर किस तरीके से काम किया जाएगा? फिर तो कोई आएगा ही नहीं यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा जो यहाँ की सुंदरता है वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे इसीलिए क्लास बिजली बनाने के लिए इन वाटर का यूज़ किया जाता है, टरबाइन को घुमाया जाता है वाटर के प्रेशर से, जिससे क्लास जनरेटर के थ्रू बिजली को बनाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। इन एरिया में मिनी हाइडल प्लांट को स्टैब्लिश करना चाहिए। दे जनरेट इनफ पावर टू मीट द लोकल डिमांड। तो बहुत ज्यादा लोग तो रहते नहीं क्लास यहाँ, फिर भी जितने लोग रहते हैं उन सबकी डिमांड जो है पूरी हो जाती है। और ट्रांसमिशन टावर, केबल लगाना यहाँ थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, जिसकी वजह से क्लास यहाँ पे मिनी हाइडल प्लांट लगाया जाता है। विंड एनर्जी इन एरिया वेयर द स्पीड ऑफ विंड इज जनरली हाई। बहुत जगह पे क्लास जहाँ बहुत तेज हवा चलती है, विंड मिल को यहाँ बनाया जाता है क्लास विदाउट एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ये पंखे इस तरह से घूमेंगे, और पंखे जब घूमेंगे क्लास बिजली उत्पन्न होगी इससे, क्योंकि इसकी स्पीड से टरबाइन घुमाया जाता है, बिजली बनाया जाता है, और तारों के थ्रू ट्रांसमिशन किया जाता है बिजली का, बिजली घरों में, फिर वहाँ से तारों के थ्रू जो है ट्रांसफार्मर लगा के आपके घर तक बिजली आती है। तो इससे कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन की डर है, वो पॉल्यूशन का डर कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। नो डाउट इनिशियल कॉस्ट इज हाई, इनको सेटअप करने में खर्चा बहुत आता है, लेकिन हाँ बाद में आपकी इन्वायरमेंट का जो नुकसान होगा उस खर्चे से ये बहुत कम है। तो इन्वायरमेंट को डैमेज अगर आप नहीं करना चाहते तो विंड एनर्जी का यूज करो, जो कि इंडिया भी और हर कंट्री कहीं ना कहीं करता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें फायदा होगा। ट्रेडिशनल नॉलेज, हम बार बार दवाइयाँ का यूज करते हैं, कुछ भी होता है तुरंत ही हम केमिकल पे, दवाइयों पे, इन पे डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन नहीं, ट्रेडिशनल नॉलेज भी होना चाहिए। ट्रेडिशनली इंडियन पीपल हैव बीन वेरी क्लोज टू देयर इन्वायरमेंट। भाई पहले क्या था, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मेहंदी, उसके पत्ते आते हैं, एलोवेरा हो गया, गिलोय हो गया, खाने पीने की तुलसी हो गया, नीम हो गया, यार ये सारी चीज़ें अपने शरीर के लिए भी यूज़ करते थे लोग, इनसे दवाइयाँ, औषधि बनाई जाती थी, और इनसे नेचुरल ब्यूटी भी इनसे लाया जाता था। बट अब क्या हो गया है, इतनी सारे क्रीम, इतने सारे मेडिसिन, ये है वो है, ये लगाओ, ये मिला के लगाओ, बहुत सारी दिक्कत है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज इज वेरी वैल्यूएबल नॉट ओनली टू दोज हु डिपेंड ऑन इट इन देयर इन्वायरमेंट और डेली लाइफ, बट ऑल्सो मॉडर्न इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर एज वेल। मेनी वाइडली यूज प्रोडक्ट्स सच एज प्लांट बेस्ड मेडिसिन, health product, cosmetic are derived from the traditional knowledge. People use handicraft which contribute to sustainable development. मशीन से ना यूज करके, मशीन चलेगा, कोयला बिजली लगेगा। हैंडीक्राफ्ट से क्या होगा क्लास, पॉल्यूशन जो होगा बहुत कम होगा। और मतलब कि कुल मिला के ना, अगर आपके पास ट्रेडिशनल नॉलेज है तो उसका उसको यूज करो हर चीज पे ना, दवाइयों पे, केमिकल पे ना, इक्विपमेंट पे, मशीन पे, इन चीज़ों पे डिपेंड ना। आज क्या हो रहा है कि लोग इतना ज़्यादा मशीन पे रहते हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ठीक है, और इसके अलावा उनका आई साइट वीक होना, इसके अलावा क्लास उनकी लाइफ कम हो जाना, और बहुत ज़्यादा नई नई बीमारियां लगना, ये सब कहीं ना कहीं मशीनों के बीच इंगेज होने से हो रहा है। और इसके बाद हेल्थ इश्यूज आना, आजकल हर अगले आदमी को बीपी है, शुगर है, घर में हर एक महिला को बीपी शुगर जैसी समस्याएं हैं, हार्ट डिजीजेस हो रही हैं, स्ट्रोक बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये सब समस्या क्यों आ रहा है क्लास, ये कहीं ना कहीं क्लास हम खुद बना रहे हैं इन्वायरमेंट को डिग्रेड करके, ठीक है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, ये पॉइंट भी है। लास्ट है क्लास, हमें कंजर्व करना चाहिए नेचुरल रिसोर्स को, लोगों को अवेयर करो कि भाई जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, पानी, इनको वेस्ट मत करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्स कंजर्वेशन इज प्रोसेस ऑफ रैशनल यूज एंड स्किलफुल मैनेजमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट विद ऑल इट्स रिसोर्सेज बाय प्रोवाइडिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन। देखो आपको ये पढ़ाई क्यों करवाई जा रही है, आपके सिलेबस में, बोर्ड में क्यों डाला गया, आप जाओगे ग्रेजुएशन में वहां भी आपको सेम मिलेगा। तो ये पढ़ाई इसलिए कराई जा रही है आपको, ताकि आप इन्वायरमेंट का इंपोर्टेंस समझ सकें और आप कंजर्व करें नेचुरल रिसोर्सेज को। वी कैन अवेयर पीपल टू कंजर्व रिसोर्सेज, हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बचाई जा सके। पीपल शुड कंजर्व एनर्जी एंड वाटर, यूज ऑफ सोलर पैनल, एनर्जी वाटर को बचाए, सोलर पैनल का यूज करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज करना बंद करें, एंड ऑल्सो शुड टेक
वेरियस स्टेप टू अवेयर द पीपल। फ्यू कॉलेजेस इन्वायरमेंट स्टडीज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। फ्यू क्या, बहुत सारे कॉलेजेस में आपकी छोटी क्लासेस में भी आपसे पढ़ाया जा रहा है बचपन से ही इन्वायरमेंटल स्टडीज, ईवीएस। पीपल शुड अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ प्योर वाटर। आपको शुद्ध पानी, स्वच्छ हवा, इन सब का आपको इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि भाई कितना ही पैसा क्यों ना हो, कितने 2 करोड़ 4 करोड़ की गाड़ी में ना घूम रहे हो, 50 60 करोड़ 200 करोड़ के घर में ही क्यों ना रह रहे हो, लेकिन शुद्ध हवा शुद्ध पानी नहीं मिलेगी तो जिंदा नहीं रह सकते। लॉकडाउन में यही हुआ, लोगों की गाड़ियां खड़ी रह गई, लोग मकान में दबे रह गए, घुसे रह गए, लेकिन क्लास मेन जो जरूरत है उनको खाने पीने के लिए, सब्जियों के लिए बड़े बड़े लोगों ने लाइन लगाया सब्जियों के लिए, क्योंकि डिलीवरी कोई दे नहीं रहा था। अपने घर के काम खुद करे लोगों ने, अमीर अमीर आदमी ने भी घर पे पोछा लगाया, बड़े बड़े सेलिब्रिटी एक्टर्स ने इमेज डाली कि देखो हम अपना घर काम खुद कर रहे हैं, उस काम वाली को अलाउ नहीं है। तो सिचुएशन ऐसी हो सकती है, आप कितने ही बड़े अमीर आदमी क्यों ना हो, तब भी क्लास आपको इन्वायरमेंट से अगर खेलोगे तो ऐसा होगा कि बहुत बुरा पछताओगे। तो आपको स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी, इनका सबका मतलब होना चाहिए। थ्रू अवेयरनेस वी कैन सेव द अर्थ। इस अवेयरनेस से हम लोग अर्थ को बचा सकते हैं, इसलिए लोगों को बताओ कि कंजर्व करो नेचुरल रिसोर्सेज को। एक नाम है, एक लड़की ग्रेटा थनबर्ग, आपने नाम जरूर सुना हो ग्रेटा थनबर्ग का। एक स्वीडिश एक्टिविस्ट है जिसने क्लास स्वीडिश पार्लियामेंट के बाहर जो प्रोटेस्ट किया, जो 16 साल की लड़की उसने प्रोटेस्ट किया, और जिसमें 2019 में लगभग 14 लाख लोग इसके प्रोटेस्ट में जुड़े, और क्लास अलग अलग जगह इसने लेक्चर दिए अपने वर्ल्ड, जो बताया लोगों को पूरे वर्ल्ड में, इवन इंडिया के अंदर भी प्रोटेस्ट हुए थे इस लड़की के प्रोटेस्ट करने के बाद। इसने बताया क्लाइमेट चेंज के ऊपर इसने एक्शन लिया था। मैं लड़की को दिखाता हूँ आपको, आप पहचान जाओगे शायद। ये है वो लड़की क्लास, ग्रेटा थनबर्ग। क्लास आवर हाउस इज ऑन फायर, यानी कि उसने बताया कि भाई हमारा जो घर है वो कहीं ना कहीं जल रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी इसने बोला है, बहुत बड़ी क्लास बात है कि छोटी सी लड़की ने पूरे वर्ल्ड को झंझोड़ दिया कि आज जो टेक्नोलॉजी आ रही है, आज जितना भी इन्वायरमेंटल हमारा डिग्रेड हो रहा है, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी गलती है। सरकार पॉलिसीज बनाती है लेकिन रियल में अप्लाई नहीं करती। सरकार कहती है कि हम इन कंपनीज को मना करेंगे जो इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, लेकिन रियल में सरकार उन कंपनी से घूस ले लेती है और बाद में उनको मना नहीं करती। लाइक जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक सरकार ने बैन कर दिया, बट अभी भी चल रहा है। कंपनी वाले सरकार को घूस दे रहे हैं और चलाते जा रहे हैं कि ठीक है माल क्लियर होने दो, आगे तक चलने दो। पटाखे जलाना ये सब बैन है, लेकिन धीरे धीरे लोग काम करते हैं, ये सब चीजें बिकती हैं मार्केट के अंदर। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, इस लड़की ने छोटी सी एज में आके जगा दिया, लोगों को झंझोड़ दिया। 14 लाख लोग कम नहीं होते जो प्रोटेस्ट में आए, मेनली स्टूडेंट थे, और पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई, जिसकी वजह से क्लास आज हमारे सिलेबस में भी इस लड़की का जिक्र किया जा रहा है कि इसने बताया, सरकार को एक तरीके से जगाने की कोशिश करी कि किस तरीके से हमारा पूरा इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रही है, टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, और सरकार एक्शन नहीं ले रही। तो सरकार कुछ करो, नहीं तो आगे हमें ही नुकसान होगा। आज नहीं पता चल रहा हमको, बट आगे हमको ही नुकसान होने वाला है। सिमिलरली क्लास हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए बहुत ज़्यादा। अपनी गाड़ियाँ, मतलब कि अगर आप 2 जगह जा रहे हो, दो दोस्त एक ही जगह जा रहे हो, तो एक ही गाड़ी से आप जा सकते हो। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करो। सिर्फ किताबों में लिखने से नहीं होगा, सरकार को भी काम करना पड़ेगा। साइकिल के लिए ट्रैक बनाना पड़ेगा ताकि लोग साइकिल यूज़ करें, हेल्थ भी अच्छा रहेगी उनकी, और इवन पैसा भी बचेगा और पॉल्यूशन भी जो है नहीं होगा। तो साइकिल ट्रैक बनवाए, बसेस अपने स्टैंड पे टाइम पे आए, टाइम से जाए, ताकि लोग जो है उस पर डिपेंड होना धीरे धीरे चालू कर दे। आजकल पेट्रोल कॉस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में शिफ्ट करना आसान है लोगों को। हालांकि कुछ मेंटेलिटी हमारी कंट्री में ऐसे ही है कि भैया अगर ये ऑटो से जा रहा है, रिक्शे से जा रहा है, बस से जा रहा है तो कोई वैल्यू नहीं है, इसकी अपनी गाड़ी से जा रहा है तो वैल्यू है। तो एक लोगों की मेंटेलिटी भी होती है, ठीक है। तो इंडिया में कहीं ना कहीं वो मेंटेलिटी भी है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो जितनी बड़ी गाड़ी में जा रहा है वो उतना अमीर है, ऐसा मतलब कोई साइकिल से जा रहा है, भले ही अमीर अमीर लोग एक्टर एक्ट्रेस सुबह सुबह साइकिल चलाते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनकी वैल्यू कम हो गई, लेकिन हाँ लोगों की सोच होती है ऐसी। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन is the system of buses sharing taxis train they run according to the series of planned time। तो हाँ इतने बजे इतने स्टेशन पे आएगी, इस तरह से प्लान टाइम पे चलता है। दिस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आर इकोनॉमिकल, सस्ता भी है, कंफर्टेबल भी है आपके लिए, और कोई खर्चा नहीं है इसके अंदर। क्लास पॉल्यूशन भी बहुत कम होगा, और सबसे बड़ी बात रोड जाम बचेगा। दिल्ली जैसी, नोएडा जैसी जगह पर जहाँ रोड जाम बहुत लगता है, अलग अलग डेवलप जो सिटीज़ हैं, स्मार्ट सिटीज़ हैं, उनमें जो जाम लगता है उनसे बचा जाएगा। जिसकी वजह से क्लास यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया है कि लगभग 22 गाड़ी है इंडिया में हर 1000 लोगों के पास। 1000 लोग अगर हैं तो उनके पास 22 गाड़ी है। नीति आयोग ने ये डेटा शेयर किया है। तो गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें बाय मेकिंग लॉ भी बना सकते हैं क्लास। तो इस लॉ का एक नाम है क्लास ऑड इवन लॉ। आपको पता है दिल्ली में जो केजरीवाल है उन्होंने एक क्लास लॉ बनाया था जिसका नाम है ऑड इवन स्कीम, जहां पे ऑड डेट्स पे ऑड गाड़ियां चलेंगी और इवन डेट्स पे इवन गाड़ियां चलेंगी, नंबर की गाड़ियां, यानी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनकी गाड़ियां। और क्लास यानी कि आधी गाड़ियां घर पे खड़ी हो जाएंगी, रास्ते में नहीं आएंगी, उससे क्लास जाम नहीं होगा। दिवाली के बाद जो बहुत ज़्यादा मतलब कि
एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो जाता है, वो सब नहीं होगा, जाम झुड़का नहीं होगा, और जो उसको फॉलो नहीं करेगा उसके लिए पेनल्टी लगाई जाएगी। ये एक एग्जाम्पल है। ऐसी क्लास बहुत सारी क्लास और भी सरकार को स्टेप्स लेने चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, ताकि लोग यूज़ करें। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया इन द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। और ये क्यों बनाया गया? भोपाल गैस ट्रेजेडी, आप गूगल पे सर्च करना, जो बच्चे एमपी से हैं उन्हें पता होगा। भोपाल में एक गैस ट्रेजेडी हुई और कितने सारे लोगों की जान चली गई उस गैस ट्रेजेडी की वजह से। तो क्लास उसमें जग के, उसमें क्लास जो 3 दिसंबर 1984 को ऐसा हुआ, उस चीज से उभर के सरकार ने क्लास इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया 1986 का, कि भाई इन्वायरमेंट को भी क्या करना है, हमको प्रोटेक्ट करना है, राइट। तो ये सब चीज़ें क्लास आपके करंट डेटा है, करंट लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं जो आप डेली बेसिस पे अपने लिए देखते हो, डेली बेसिस पे वो है। तो ये है क्लास ऑड इवन अपनाओ, जिंदगी बचाओ। तो कितनी देखो भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी भी देखो भीड़ तो है दिल्ली में, तो आपको पता ही है क्या माहौल रहता है, लेकिन फिर भी बहुत कम भीड़ है, बहुत कम पॉल्यूशन होता है, रिलीफ मिलता है। अगर ये चीज़ हैबिट लग जाए, किसी भी चीज़ की हैबिट लग जाए, सोच अच्छी हो कि यार हम जा सकते हैं बस से, सस्ता क्या है अगर आप बस में भी जा रहे हो तो ठीक है। लेकिन हाँ, समस्याएं भी हैं, सरकार को सीरीज सिस्टम से काम करना पड़ेगा, सरकार को ट्रैवलिंग के लिए, साइकिल के लिए अलग से रोड बनाना पड़ेगा, ये सब चीज़ सरकार को करनी पड़ेगी। दोनों तरफ से स्टेप उठाया जाए तो पॉल्यूशन को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं, राइट। तो ये है सारे के सारे पॉइंट्स। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छा लगा होगा। मैंने काफ़ी सारे रियल लाइफ के एग्जाम्पल, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे इमेजेस दिखा के आपको एंटरटेन करने की कोशिश की, आपका दिमाग यहीं पे लगाए रखने की कोशिश की। तो बताना जरूर मुझे कमेंट में कैसा लगा आपको, मेरे पढ़ाया हुआ समझ आता है कि नहीं, सारी बातें आप मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। नया चैप्टर शुरू करेंगे, आखिरी चैप्टर, उसको भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, हालांकि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग चैप्टर है, बट मैं अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझा दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार बिना लाइक बिना कमेंट के मत जाना, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट एक तरीके से बहुत बड़ा क्लास मेरे लिए मोटिवेशन है। और इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों को जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।